हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जोगेंद्र त्रिपाठी। और मैं आपके सामने आज नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आया हूँ जो कि एआई की हिस्ट्री पार्ट से रिलेटेड है। क्योंकि देखने में ये टॉपिक काफ़ी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू का है, तो उसको काफ़ी आसानी से कैसे समझा जाए, कैसे लर्न किया जाए, तो थोड़ा मैंने उसमें थोड़ा सा उसको पॉइंट वाइज स्टडी करके आपके सामने लेके आया हूँ। और उम्मीद है कि आपको भी लेक्चर ख़त्म होने तक लास्ट में समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के, तो जब हम शुरुआती दौर की हम बात करेंगे तो लगभग आपको ज़रूर सुनने में लगता होगा कि एआई हमारा अभी आज की डेट में आया हुआ टर्म है, बट ऐसा नहीं है। इसकी जो स्टार्टिंग है वो काफ़ी पुराने समय से हो चुकी थी। तो लगभग अगर आपको शायद जिस जो उसने एआई के बारे में पढ़ा होगा उसको ये अंदाज़ा होगा कि हाँ, इस 1943 के अराउंड या 1940s में हम कह सकते हैं कि एआई का जो टर्म है वो आना शुरू हो गया, या एआई लोगों के जो पुराने टाइम के जो साइंटिस्ट थे वो उनके जहन में आने शुरू हो गए। और आज की डेट में वो काफ़ी वो एडवांस वर्जन में पहुंच चुका है। तो हम अभी तक से जो अपना सफ़र है वो एक ओल्ड एज का एआई और जो करंट एज का एआई है वहाँ तक लेके चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि जब हमारा एआई स्टार्टिंग स्टेज में था तो कैसे वो मैच्योर हुआ, कैसे वो आगे बढ़ा, और उस दौरान का जो फेज़ है वो लगभग 1943 से 1952 के अराउंड रहा है। तो जैसा कि बात करते हैं 1943 के अराउंड, तो उस दौरान जो हमारा एआई था वो सबसे पहले जो जो टर्म था, या कह सकते हैं कि उसका जो पहला वर्क था एआई का, वो वॉरेन मैक्यूलॉक ने रिकॉग्नाइज किया या उनको पहचाना। उस एआई के वर्क को और वॉल्टर पिट्स दोनों ने मिलके एआई के जो वर्क है उसको पहचान दी, और उसको जो है जो नाम दिया, उन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया जिसको बोला गया आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स। बेसिकली ये ब्रेन्स जो कि जो सेल्स होती हैं वो न्यूरॉन्स पे बेस्ड होती हैं, तो उसी से रिलेटेड जो टर्म था वो उस समय ही ये चीज़ आ चुकी थी। वॉल्टर पिट्स और वॉरेन मैक्यूलॉक ने जो इसको जिन्होंने पहली बार 1943 में इस जो वर्क है, इस जो काम का है उस काम को आइडेंटिफाई किया, एक तरफ से कह सकते हो। तो ये इन्होंने शुरुआत में किया। तो जब आप बात आई 1943 की, तो आप कह सकते हो कि आर्टिफिशियल न्यूरॉन का कॉन्सेप्ट वॉल्टर पिट्स और वॉरेन मैक्यूलॉक ने उस समय दिया, या कह सकते हो उसको पहचाना। नेक्स्ट जब हमारा जो फर्दर नेक्स्ट फेज आया 1949 का, उस समय एक हमारे जो साइंटिस्ट थे वो डोनाल्ड हेब नाम से थे, जिन्होंने इन्हीं न्यूरॉन्स के बीच की जो कनेक्शन स्ट्रेंथ है उसको पहचाना, या उसको उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया, और इसके हिसाब से एक रूल बनाया जो कि जो नए जो न्यूरॉन्स हैं, हमारे जो सेल्स हैं, उन ब्रेन सेल्स हैं, उनके बीच में कनेक्टिविटी कैसे, उनकी स्ट्रेंथ को कैसे मेंटेन किया जाए। तो उन्होंने उस समय इसको प्रपोज किया, और इसी को बोला जाता है, जो इनका रूल है इनके इन्हीं के नाम से बना, जिसको बोलते हैं हम लोग हीबियन लर्निंग। ठीक है, ये 1949 के अराउंड आया। और इसके बाद जब नेक्स्ट ईयर की हम बात करें, ईयर 1950 की, तो आप सभी के सामने इनका नाम आप सभी लोग जानते होंगे, एलन ट्यूरिंग का। तो ये जो हमारे जो साइंटिस्ट हैं, ये ऑटोमेटा के भी जनक कह सकते हैं आप इनको। और एआई का भी इन्होंने ही काम शुरुआत में जो टर्म है वो एआई के टर्म या मशीन लर्निंग का टर्म इन्होंने 1950s के अराउंड वो क्रिएट किया या आया। और इन्होंने ही एक वेल नोन ट्यूरिंग टेस्ट परफॉर्म किया था, जो कि किसी मशीन और किसी इंसान के बीच में डिफ्रेंसिएशन को लेकर के था। तो इनका नाम आप काफ़ी जगह सुनोगे एलन ट्यूरिंग का। इन्होंने ही मशीन्स की एबिलिटी को इस तरीके से चेक करने के लिए डिज़ाइन एक टेस्ट परफॉर्म किया, जो कि किसी भी मशीन की एबिलिटी को चेक करे, और ये आप उस चीज़ से पता लगा सकते हो कि सामने वाला जो बंदा है वो मशीन है या इंसान है, या तो मैन और मशीन के बीच की डिफ्रेंसिएशन को पता लगाने के लिए उन्होंने एक टेस्ट परफॉर्म किया जिसको नाम दिया ट्यूरिंग टेस्ट। और इन्होंने स्टार्टिंग में ही एक टेस्ट जो प्रपोज किया था वो अपने एक पेपर था इनका, कंप्यूटिंग मशीनरी और इंटेलिजेंस के नाम से, उसमें इन्होंने इस टर्म को प्रपोज किया, इस पेपर में इस चीज़ को प्रपोज किया। अब जो नेक्स्ट फेज़ हमारा आया है, अभी तो स्टार्टिंग में जो एआई जो हमारा डेवलप होना शुरू हुआ, तो वो शुरू हुआ 1952 से 19 जो है 56 के बीच में। उस समय 1955 में जो हमारे एलन न्यूवेल और हर्बर्ट एस सिमन नाम के जो दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहला एआई प्रोग्राम लिखा जिसको नाम दिया गया लॉजिक थ्योरिस्ट। और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम ने जो एआई बेस्ड था हमारा, इसने लगभग 52 मैथमेटिक्स जो प्रॉब्लम थी या थ्योरम्स थी, उनमें से लगभग 38 प्रॉब्लम्स को या थ्योरम्स को सही सही प्रूव कर दिया। और उस एक तरीके से नहीं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उस थ्योरम्स को प्रूव करने की कोशिश भी किया भी उन्होंने उस कुछ हद तक उस पर्टिकुलर फेज में उस प्रोग्राम ने
लगभग 38 प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी किया या डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सॉल्व करने की कोशिश भी की। तो ये लगभग 1955 में हुआ और इसको करने वाले कौन लोग थे? एलन न्यूएल और हमारे हर्बर्ट ए सीमन ने। अब बात करते हैं नेक्स्ट ईयर की, जहां पर हमारा थोड़ा बहुत एडवांसमेंट हुआ, तो फिर एआई को जो है और बड़ा दर्जा मिलने की बात इस पर्टिकुलर ईयर में शुरू हुई, जो कि प्रोवाइड किया हमारे अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट जो थे वो जॉन मैकार्थी ने। और ये हुआ कहाँ पर था? डॉर्थमाउथ कॉन्फ्रेंस जो थी, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पहले एक तरह से वर्ड के रूप में अडॉप्ट किया गया, और इसी समय एआई को हमारी एकेडमिक फील्ड में भी लॉन्च किया गया, या कह सकते हो कि वहाँ भी इसका यूज़ होना शुरू हो गया। अभी तक तो हम इससे बाकी चीज़ें परफॉर्म करते थे, या कह सकते हैं कि न्यूरॉन्स की स्टडी की, न्यूरॉन्स की कनेक्शंस को बिल्डअप किया, देन हमने ट्यूरिंग टेस्ट परफॉर्म किया, उसके बाद हमने हीबियन लॉजिक थ्योरम डिज़ाइन किया, लॉजिक थ्योरिस्ट नाम से एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया, जिसको 38 प्रॉब्लम्स को, मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को, थ्योरम्स को सॉल्व किया। अब नेक्स्ट जो जॉन मैकार्थी थे, इन्होंने ही एआई को एकेडमिक फील्ड में लॉन्च करने का श्रेय इन्हें ही जाता है, और कह सकते हैं कि इन्होंने ही इस टर्म को कॉइन भी हुआ था, पहली बार इन्हीं के टर्म में आया भी था। तो जब आप इस ईयर 1950s तक की बात करते हैं, तो उस समय बहुत सी हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज की हम बात करें, जैसे फोर्टान है, लिप्स है, कोबॉल है, ये सब उस समय तक इन्वेंट हो गई, और इसी समय एआई को आगे बढ़ाने का एंथुजियाज्म जो था बहुत ज़ोरों पर था। मतलब एआई को काफ़ी ज़ोर शोर से बढ़ाने के लिए कोशिश की जा रही थी, बढ़ाया जा रहा था। तो इसी में ही जो अगला जो फेज़ है हमारा, उसी लिए इसको बोलते हैं कि गोल्डन ईयर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एआई के साथ साथ बहुत सी लैंग्वेज और भी जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है वो आ चुकी थी, इसलिए इसको बोलते हैं गोल्डन ईयर्स या अर्ली एंथुसियाज्म फेज, जो कि 1956 से 1974 तक रहा। इस समय जो हमारा फेज था, उसमें 1966 में जो एक रिसर्चर्स थे, उन्होंने ऐसी एल्गोरिथम्स को डेवलप करना शुरू किया जो कि पूरी तरीके से मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती थी। और ऐसे ही एक साइंटिस्ट थे हमारे, जो कि जिनका नाम था जोसेफ विन्ज़ेनबॉम, जिन्होंने पहला चैटबॉट डेवलप किया, जो कि एलिजा नाम से था 1966 में। इन्होंने जो पहला चैटबॉट डेवलप किया उसका नाम था एलिजा, जो कि बहुत सारी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता था। और अगर हम चैटबॉट की बात करें, तो चैटबॉट आप कह सकते हो कि 24/7 वर्क करने वाली इंसानी रूप में मशीन, जो कि आपकी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हो। ठीक है, तो वो हमारा 1966 में जोसेफ विजनबॉम ने चैटबॉट के रूप में एलिजा नाम का एक प्रोग्राम, या कह सकते हैं एक मशीन डेवलप करी, जो कि किसी भी तरीके की मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया। अब जब इतना एडवांस हो गया था, तो इसी फेज में ही इसमें जो पहला हमारा ह्यूमनॉइड रोबोट था, इंटेलिजेंट रोबोट, वो डेवलप हुआ, जिसको कि जापान ने वेबॉट 1 नाम से डिज़ाइन किया 1972 में। इसीलिए क्योंकि जो दो अर्ली इन्वेंशंस हुए हैं, एक चैटबॉट एलिजा नाम से और वेबॉट 1 नाम से, इसीलिए इसको बोलते हैं गोल्डन ईयर्स। 1966 और 72 का फेज जो था, उसको कह सकते हैं कि उस पर ज़्यादा उसमें हमें फोकस किया एआई पर। इसी वजह से इसमें दो चीज़ें डेवलप हुई, और एक तरीके से कह सकते हैं कि वो एडवांसमेंट के रूप में डेवलप की गई, जिसमें बोला गया चैटबॉट एलिजा नाम का, और दूसरा एक ह्यूमनॉइड रोबोट था जो बिल्कुल ह्यूमन की तरह काम करता था, इसको बोला गया वेबॉट 1। ये जो हुआ था जापान में डेवलप हुआ था। अब जो नेक्स्ट फेज़ है हमारा, वो एआई की प्रॉब्लम्स को लेकर के है। अभी तक हम लोगों ने जो भी कुछ डिस्कस किया, वो सारी की सारी उसकी जो आने से लेकर, इसके बॉर्न होने से लेके उसके गोल्डन पीरियड तक का टाइम था, वो हमने अभी तक उसका तय किया। अब हम बात करेंगे कि कैसे कुछ प्रॉब्लम्स एआई में आपको देखने को मिलती हैं। और जो प्रॉब्लम का सिलसिला जो शुरू हुआ पहली बार, वो लगभग 1974 से 1980s का दौर था। इस दौरान जो है हम एआई को बोलते हैं कि एआई का विनर डेरिवेशन स्टार्ट हुआ, जहाँ पर जो भी ऐसा ये टाइम पीरियड था जहाँ पर जो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे हमारे, वो बेसिकली उनके पास फंड नहीं होता था गवर्नमेंट की तरफ से वो किसी भी फर्दर रिसर्च को और आगे बढ़ा सके। तो इस वजह से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो पब्लिसिटी है, जो कह सकते हो कि जो लोग इसको पसंद जो ज़्यादा करते थे, कि वो इस पर कुछ फर्दर और काम नहीं हुआ ड्यू टू लैक ऑफ फंड, इसकी वजह से थोड़ा इसका जो क्रेज था वो उस समय लगभग 1974 से 1980 के अराउंड वो कम हुआ। क्यों? क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ फंड विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, तो ये चीज़ नहीं हो पाई, जिसकी वजह से लोग वो, अब चूंकि जाहिर सी बात है, अगर किसी चीज़ के बारे में कोई काम नहीं होगा तो लोग उसके बारे में जानेंगे कैसे, और जानेंगे नहीं
तो फिर उसका क्रेज़ कैसा बना रहेगा। तो जब फंड ही नहीं है तो काम कैसा होगा, कोई रिसर्च कैसे होगी। मगर फिर भी एक बुरा दौर था वो जो 1980s के बाद गुजर गया। उसके बाद फिर से एआई का दौर आया जिसको 80 से 87 के बीच बोला गया, और ये दौर में ही हमारा जो पहला एआई विनर ड्यूरेशन खत्म हुआ। उसी के बाद जो हमारा एआई था वो बिल्कुल एक तरफ से कह सकते हो बिल्कुल आप बहुत ही अपडेटेड वर्जन के साथ सामने दोबारा आया। और अब की जो अपडेटेड वर्जन था उसका या एडवांसमेंट था उसका, वो बेसिकली एक्सपर्टीज सिस्टम को लेकर के था, जो कि 1980 के अराउंड डेवलप हुआ। और जो एक्सपर्ट सिस्टम हमारा है, जैसा कि आपको लग रहा होगा नाम से ही कि जो एक्सपर्ट सिस्टम होता है वो बेसिकली हर तरीके से एक्सपर्ट होता है, और एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी मशीन जो कि ह्यूमन के बराबर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को परफॉर्म करने की क्षमता रखता हो। मतलब ये जितने भी ह्यूमन जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो जो जिस प्रकार के डिसीजंस लेते हैं सिचुएशंस को एनालाइज करके, उसी को कॉपी करके ये डिसीजन लेने के लिए या कह सकते हो डिसीजन के को प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया था ये एक्सपर्ट सिस्टम हमारा, जो कि 1980s के अराउंड आपका बना। और इसी दौरान जो है सबसे पहली जो कॉन्फ्रेंस थी वो अमेरिकन एसोसिएशन के द्वारा, वो जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में संपन्न हुई, या कह सकते हो आप हुई 1980s में ही। तो पहली कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पर एआई में जो है वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में हुई। और उसके बाद जब अभी फिर से वही प्रॉब्लम जो इससे पहले आई थी, तो सेकेंड फेज भी हमारा जो प्रॉब्लमेटिक वाला था वो 1987 के अराउंड से 1993 के अराउंड था। मतलब दो बार आप कह सकते हो कि एआई में कुछ प्रॉब्लम्स बीच में फंड्स को लेकर के आई। अब पहली बार जो प्रॉब्लम आई थी एआई को लेकर के, वो फंड्स को लेकर के आई थी क्योंकि गवर्नमेंट फंड रेज नहीं कर रही थी। और जो दूसरी प्रॉब्लम्स हमारे पास आई है वो आपकी, हमने फंड्स तो हमारे पास हैं, मगर जो भी हमने डेवलप किया, जो भी हमने मशीन डेवलप की, वो उसकी पहले बात तो कॉस्टिंग काफ़ी हाई थी। और कॉस्टिंग हाई होने के साथ साथ, चलो एक बार को कॉस्टिंग हाई होती है, मगर वो रिजल्ट तो सही प्रोवाइड करे, तो रिजल्ट भी एक्यूरेट प्रोवाइड नहीं करी थी, एफिशिएंट रिजल्ट नहीं प्रोवाइड करी थी। तो इस वजह से भी एक तरीके से जो रुझान है लोगों का वो उस तरफ कम होने लगा। या कह सकते हैं कि जब डेवलपमेंट जो हमारा एक्यूरेट रिजल्ट्स के हिसाब से नहीं हुआ, जो आउटपुट हमारा वो डिजायर्ड नहीं आया, तो जाहिर सी बात है लोगों का थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है उस फील्ड में होना लाजमी है। तो ये भी एक तरह से सेकेंड एआई विनर हमारा जो 87 के से 1993 तक के हुआ। अब इसमें इन्वेस्टर्स ने और गवर्नमेंट ने भी फंड फिर से रोक दिया। क्योंकि रीज़न आपके सामने है कि क्योंकि वो कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, गवर्नमेंट को कुछ आउटपुट नहीं दिख रहा था, इसलिए उसने इस फंड को रोक दिया। और जो उस समय जो 1980s में जो हमारा एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप हुआ, इसका नाम था एक्सकॉन, वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव था, मतलब बहुत कॉस्टली था। अब फिर से जो है एआई का थोड़ा सा और एडवांसमेंट हुआ, जो एजेंट्स के रूप में, इंटेलिजेंस एजेंट्स के रूप में, जो किसी भी सिचुएशन को परसीव करते हैं और देन उसके हिसाब से रिएक्ट करते हैं। जो फेज शुरू हुआ वो 1993 से 2011 तक गया। तो इसमें सबसे पहला 97 में जो एक IBM का जो सिस्टम बनाया हुआ था, या IBM का एक मशीन बनाई हुई थी जिसको बोलते हैं डीप ब्लू नाम से एक IBM की मशीन बनी थी, जिसने सबसे पहली बार जो है वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कास्परोव को 1997 में हराया था। और पहला ऐसा कंप्यूटर बना था जो कि एक चेस चैंपियन हो सका। ठीक है, तो एक तरह से ये भी एक, कोई मशीन अगर किसी इंसान को हरा दे तो, और वो भी अपने दिमाग के मामले में, तो जाहिर सी बात है उस मशीन की सुपीरियरिटी ज़्यादा ही होगी, क्योंकि सबसे काबिल जानवर जो है या एनिमल जो है वो इंसान को ही माना गया है। तो जब उसको कोई हरा दे तो जाहिर सी बात है कि उसका जो क्रेज़ है वो ज़्यादा बढ़ जाता। तो इसी तरीके से IBM ने 1997 में डीप ब्लू नाम से एक सिस्टम या मशीन डिज़ाइन की, जिसने अपने इंटेलिजेंस के बिहाफ पर या एजेंसी के बिहाफ पर वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कास्परोव को हराया, जो इस समय प्रेजेंट में भी आप उनका नाम डालोगे तो रूस के चेस चैंपियन है ये, या वर्ल्ड चेस चैंपियन है, जो कि रूस को बिलोंग करते हैं। अब इसके बाद जब हम नेक्स्ट फेज़ की बात करते हैं, जो नेक्स्ट फेज़ आया 2002 में, तो वो हमारा अभी तक, भाई हमने इंटेलिजेंस की बात की तो थिंकिंग पावर डेवलप होनी शुरू हो गई, और इस तरीके से मूव से अपने वर्ल्ड चेस चैंपियन को हरा दिया। बट अब भी बात थी लोगों के घरों में जाने की। अभी तक तो हमने उसको एकेडमिक फील्ड में देखा, उसको एक्सपर्ट सिस्टम वहाँ से डेवलप किया, कुछ प्रॉब्लम्स आई, देन इंटेलिजेंट एजेंट्स डेवलप किए। अब हमने ऐसा बनाया, क्योंकि मिडिल क्लास के घर रीच तक अगर कोई चीज़ नहीं पहुँचती है तो समझ सकते हैं आप कि उसका इतना एडवांसमेंट या उतना वो उसका नहीं रहता। तो वो एक हिसाब से कह सकते हैं कि मिडिल क्लास या हमारे आपके घरों तक पहुंच भी गया हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट या इंटेलिजेंट एजेंट
जो कि एक वैक्यूम क्लीनर के रूप में घर तक पहुंच गया और आपकी साफ सफाई के रूप में भी वो आप उसको इंस्ट्रक्शन दोगे वो हिसाब से काम कर सकता है। तो उसका जो पहला वैक्यूम क्लीनर था जो हमारे घरों तक पहुंचा उसका नाम था रूम्बा, ROOMBA, रूम्बा। ये पहला हमारा आप कह सकते हो कि ऐसा एक वैक्यूम क्लीनर है जो टोटली मशीन बेस्ड है, जो ईयर 2002 में आपके घरों तक पहुंच गया। अब बात घरों तक पहुंचने की थी तो अभी हमें अपने एडवांसमेंट से बिजनेस लेवल को भी चौंकाना था, बिजनेस वर्ल्ड को भी चौंकाना था। तो लगभग 2006 में जो टॉप लेवल की कंपनीज हैं जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, नेटफ्लिक्स है, इन सभी ने एआई का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। और इन सभी ने एआई का यूज़ करना अपनी जो जो यूज़र्स हैं, जो उनके प्रोफाइल्स, जो उनके एजेंट्स हैं कह सकते हैं आप, जो उनके कस्टमर्स हैं, उनको थ्रू एआई चीज़ों को रिफाइन करके प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें उनकी जो सर्च है वो और आसान तरीके से उन्हें प्रोवाइड होने लगी। तो चीज़ें जो है वो फटाफट होने लगी, तो इसलिए यूज़र का जो इंटरेस्ट है वो उस तरफ बढ़ने लगा। तो 2006 में पूरी तरीके से बिजनेस वर्ल्ड में एआई हमारा छा गया। अब जो 2011 से लेके अभी तक का जो फेज़ है वो बेसिकली हमारा एआई तो बहुत पुराना हो गया। अभी जो फेज़ है हमारा वो डीप लर्निंग, बिग डेटा, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस और कह सकते हो आप मशीन लर्निंग, इन सब चीज़ों पे बेस्ड है। तो ये जो लास्ट फेज जो हमारा है एआई की हिस्ट्री का वो इसी सब से रिलेटेड है। तो हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर 2011 की, जहां पर आईबीएम का बनाया हुआ एक वॉटसन नाम का सिस्टम, जिसने एक क्विज शो, जियो पार्टी के नाम से क्विज शो था, जिसको जीता। और इस क्विज शो में बहुत सी ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस, क्वेश्चंस थे रिडल्स के फॉर्म में, या रिडल्स भी थी बहुत सारी, या रिडल्स को आप कह सकते हो कि कॉम्प्लेक्शंस काफ़ी ज़्यादा, जिसे खुद सॉल्व किया। और उसको जब आपके सामने क्विज होगी उसका मतलब आपने किसी ना किसी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड किया, मतलब यहाँ पर आपका नेचुरल लैंग्वेज भी एग्जिस्टेंस में आ गया। मतलब नेचुरल लैंग्वेज को उसने अंडरस्टैंड किया, जो लैंग्वेज आपने बोली, जो क्विज है आपके सामने, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को उस वॉटसन नाम के सिस्टम ने, मशीन ने अंडरस्टैंड किया, देन उसको सॉल्व किया। और सॉल्व करने के बाद जो भी ट्रिकी क्वेश्चन था उसके हिसाब से उसका आउटपुट, एक्यूरेट आउटपुट प्रोवाइड किया। तो ये भी एक बड़ी बात है कि कोई मशीन किसी इंसानी भाषा को समझकर उसका आउटपुट एक एक्यूरेट रिजल्ट के रूप में प्रोवाइड करे, दैट्स लिटिल बिट हेक्टिक टास्क। तो ये भी एक मशीन ने 2011 में कर दिया, और आज की डेट में यही सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं 2012 में, वो गूगल ने जो है एक ऐसा एंड्रॉयड ऐप फीचर बनाया जिससे आप कह सकते हो कि असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हो किसी भी तरीके का, या किसी भी यूज़र को कोई भी प्रोटेक्शन के तौर पर आप प्रोवाइड कर सकते हो, जो कि नाम दिया गूगल नाउ का। अब हमारी बातचीत शुरू हो गई मशीन से, तो वो इसी लास्ट फेज में आप कह सकते हो कि मशीन से बातचीत होना शुरू हो गई। अब जो 14 का दौर था, 2014 का, उसमें हमने एक चैटबॉट नाम का चैटबॉट डिज़ाइन किया, जो कि अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो हमारा फर्स्ट जो चैटबॉट बनाया था आपका जो है विजन बॉम ने 1966 में, वो एलिजा नाम से, तो वो यहाँ पर थोड़ा सा और डेवलप हुआ, जिसके अंदर थोड़ी सी समझ भी डेवलप हुई, जिसको नाम दिया गया यूजीन गूसमैन, जिसने एक कंपटीशन जीता। और जो कंपटीशन था वो एक ट्यूरिंग टेस्ट से रिलेटेड था, तो उस कंपटीशन को भी जीतने के लिए एक मशीन बन गई जिसका नाम था यूजीन गूसमैन, जो कि 2014 में। तो लास्ट जो फेज़ है हमारा वो एक कह सकते हैं कि 2018 में एक आईबीएम ने द प्रोजेक्ट डिबेटर में एक ऐसी मशीन डिज़ाइन की जो कि कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पे दो मास्टर डिबेट्स जो करने वाले लोग हैं उनसे डिबेट करके उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो ये हमारा एआई का बेसिकली फेज़ था, जो हिस्ट्री थी, जो कि आपने अभी तक देखी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। और एक बात मैं उस चीज़ को फिर से समराइज़ कर दूंगा इन सब चीज़ों को कि क्या क्या शुरुआत में क्या रहा। जैसे हमने बात की तो शुरुआत में सबसे पहले ही आपने मशीन 1943 के अराउंड जो है मशीन्स या क्वाइन हुए सब टर्म्स, एआई हमारा क्वाइन हुआ है। न्यूरॉन्स की हमने बात की, फिर न्यूरॉन्स की स्ट्रेंथ को बांधने की बात की, और उसे हेबियन थ्योरी आई या ह्यूमन लर्निंग डेवलप हुआ। दैन हमने फिर अपना जो है ह्यूमन लर्निंग के बाद जो है हमने आपका जो है एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जो, या ट्यूरिंग टेस्ट परफॉर्म किया 1950s में, जो उसने कि मशीन को यूज़र से अलग करने की कोशिश की, डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की। फिर हमने जो है दोबारा एआई के लिए एक ऐसा इंटेलिजेंस प्रोग्राम बनाया जो कि लॉजिक थ्योरी के नाम का था, जिसने लगभग 38 प्रॉब्लम मैथ्स की सॉल्व कर दी। वो चीज़ देखी गई। फिर उसके हिसाब से एक जॉन मैकार्थी ने एआई को एकेडमिक फील्ड में लाने का सोचा, और यहीं से जो है उसको डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में अडॉप्ट किया गया। देन अगेन जो है हमने जो गोल्डन ईयर्स है हमारे, क्योंकि दो बड़े बड़े इन्वेंशंस मशीन्स को लेकर के हुए, जैसे एक आपका चाहे पहला चैटबॉट था एलिजा नाम से, दूसरा हमारा जापानीज़ ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया गया वेबॉट 1 नाम से।
तो ये दो गोल्डन जो इन्वेंशंस हैं वो गोल्डन पीरियड में हुए 1956-74 में। इसके बाद फिर प्रॉब्लम्स आई पहली, फिर दूसरी प्रॉब्लम्स के बाद फिर दूसरा फिर से बूम हुआ कि एआई को एक्सपर्ट सिस्टम के साथ लाया गया। फिर अगेन फिर प्रॉब्लम आई, देन अगेन फिर उस प्रॉब्लम से निजात पा करके फिर उस तरह की कुछ सिस्टम्स डेवलप किए गए जो कि सोच सकते थे, या चेस चैंपियन को हराए 1977 में 97 में और 2002-06 में बिजनेस वर्ल्ड में आई इंट्रोड्यूस हुआ। देन अगेन अब जो फेज़ अभी हम जिस फेज़ से डील कर रहे हैं वो आपके सामने है, वो अभी भी चल रहा है और इसी पे सारा काम हो रहा है डीप लर्निंग से रिलेटेड, कि मशीन के अंदर हमने कुछ ऐसी इंटेलिजेंस भरें कि मशीन हमारी बात को समझ सके, उसको अंडरस्टैंड करे, देन हमसे फिर से आगे बातचीत कर सके। तो ये हमारी पूरी एआई की लेके हिस्ट्री थी। अब एआई भी हमारा एक रिमार्केबल लेवल तक पहुंच चुका है और इसमें जो कॉन्सेप्ट हैं डीप लर्निंग के, बिग डेटा के, डेटा साइंस के, आज के तौर पे सबसे ट्रेंडिंग यही कॉन्सेप्ट्स हैं, जो उसमें बहुत सी कंपनीज टॉप एमएनसी जो हैं, जैसे गूगल है, फेसबुक है, आईबीएम है और अमेजन है, ये सब इसी कॉन्सेप्ट पे आजकल काम कर रही हैं और इसी तरीके की अमेजिंग डिवाइसेस क्रिएट कर रही हैं जो कि इंसानों से बात कर सके और आपको एक हद तक उसके जो फ्यूचर है एआई का उससे अवगत करा सके, जहाँ पर एआई हमारा काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो चुका है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।